हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कौन सा है सेक्टर जो सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और उसमें हिस्ट्रिकल चेंज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कि हम किस तरीके से वेयर आर मोस्ट पीपल ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, यानी सबसे ज़्यादा जो तीनों सेक्टर हमने पढ़े थे, पहला पढ़ा था प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टरों के अंदर सबसे ज़्यादा आज भी और पहले भी कब कितने कौन से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में थे, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारी बात करें तो आज हम देखें कि खेती के अंदर आज भी लोग सबसे ज़्यादा, कृषि के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो अपन देखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर बहुत से लोग आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो और पहले भी बहुत सारा, आज हमारा इंडिया है वो कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। तो इस कारण से आज भी और पहले भी, यानी सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी हम जीडीपी के अंदर योगदान देखें तो भी वो किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। देखिए, प्राइमरी सेक्टर इज कंटिन्यूअस टू बी द लार्जेस्ट सेक्टर इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इवन टुडे, यानी पहले भी था और आज भी है। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो आज से पहले, इन काफ़ी टाइम पहले भी इसका सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा लोग इसमें रोज़गार मिला हुआ था, और आज भी सबसे ज़्यादा लोग इसी एम्प्लॉयमेंट के रूप में इसी में प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है, वाई ऐसा क्यों है? देखो, द रीजन इज ए सिंपल दैट एनफ जॉब वर नॉट क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इसका मुख्य कारण ये है कि हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर और टर्सरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। आगे है उसका दूसरा और कारण देखो, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट द ऑब्जर्व इन प्राइमरी सेक्टर इज ए प्राइमरी सेक्टर इज दैट देयर आर ए मोर पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर दैन रिक्वायर्ड, यानी हमें जितने व्यक्तियों की जरूरत है उससे ही ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करने के लिए लोग इसमें काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में रोजगार ले रहे हैं इसमें। देखिए, इट मीन सम पीपल लीव दिस सेक्टर, अगर इसमें से कुछ लोग हैं वो अगर एक्स्ट्रा जो हमने इसमें लगे हुए हैं वो अगर इसको छोड़ भी देते हैं तो प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। जैसे हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के पास मान लेते हैं कि 3 बीघा खेत है, और 3 बीघा खेत को खेती करने के लिए उसको कम से कम 5 आदमियों की जरूरत है, लेकिन उसके अंदर उसके परिवार के सारे मेंबर जो बेरोजगार है वो भी वहीं पे काम कर रहे हैं, तो 8 व्यक्ति काम करें। अगर उन 3 व्यक्तियों को 5, जहाँ जरूरत 5 की और 8 व्यक्ति काम करें, 3 को हटा भी देते हैं तो वहाँ पे उस प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो फसल होगी उतनी ही होगी जितना 5 आदमी काम करते हैं या 8 आदमी काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया कि वहाँ पे लोग क्या काम कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में वो काम कर रहे हैं, यानी रोजगार के रूप में, ठीक है। तो अब हमारी क्वेश्चन क्या था कि एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा सकता है कि कौन से में सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है और उसका रीज़न क्या है, तो आपका आंसर ये सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हिडन और डिस्कस अनएम्प्लॉयड, यानी अंडर एम्प्लॉयड को ही हम क्या बोलते हैं, हिडन या डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जब काम करने के लिए मोर नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन ए वर्क विच फैक्ट रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ पीपल, यानी हमें बहुत ही कम लोगों की जरूरत है लेकिन वहाँ पे काम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आई बात? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो हमने ये टॉपिक समझा है ना, वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे एग्जाम में 1 या 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज ए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपका आंसर ये होगा कि जहाँ पर ये, यानी हमें व्यक्तियों के काम करने के लिए जरूरत तो कम है लेकिन वहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम बात करें, हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी हम अगर यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो अब ज़्यादा काम कौन कर रहे हैं, जिनके पास काम है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, नई नई जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो उनको हम क्या है कि जो अभी मैंने एग्जांपल लिया 5 और 8 का, तो 3 मेंबर जो एक्स्ट्रा थे उनको अलग जगह लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। और जॉब क्रिएट किस किस तरीके से कर सकते हैं अपन, देखो, पहला है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर,
पहला है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे हम बात करें कि हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की, प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, जैसे दूसरी जगह हमें क्या करना है, आसपास में गांव में जो फसल हुई हमारी उसको आसपास के सिटी तक पहुंचाने के लिए व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें वहाँ पे कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की। तो हमें ट्रांसपोर्ट, अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं तो हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग जो है, जो व्यक्ति यहाँ एक्स्ट्रा में काम कर रहे थे वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के अंदर क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे और वहाँ पे उनको अपना रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करें, दूसरा काम करें, प्रमोटेड इंडस्ट्री एंड सर्विस, यानी हम इंडस्ट्री को प्रमोट करें। यानी गांव के आसपास में अगर कोई मान लो जैसे जहाँ पे गन्ने की खेती होती है, शुगर कैन की, उसके आसपास में अगर वहाँ पे शुगर मिल हो तो, और उसी तरीके से सर्विस जैसे गोडाउन वगैरह की फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज, इस तरह की कोई व्यवस्था की कर दी जाए तो वहाँ पे भी लोग क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर डेवलप, जैसे एजुकेशन की बात करें, अगर धीरे धीरे जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज भी काफ़ी ऐसे मतलब बहुत ही कम मात्रा में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं जा रहे हैं अगर सारे बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर के रूप में काम करें वो भी स्कूल जाने लग जाएं, तो ऐसे में हमें ज़्यादा बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन की ज़्यादा टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें, अगर एजुकेशन को हमें बढ़ावा देंगे, और इसी तरीके से हेल्थ केयर में हमें डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंट को जो बिल्डिंग, हॉस्पिटल वगैरह बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जॉब हमें एजुकेशन और हेल्थ के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें डेवलप टूरिज्म, अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म को भी अगर हम डेवलप करें तो भी हम क्या कर सकते हैं, जॉब क्रिएट। टूरिज्म के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, होटल है, और भी बहुत सारी हैं, जैसे इसमें हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे उसके बाद में हम और कौन सा कदम उठाएं, उसमें है गवर्नमेंट स्कीम। जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम निकालती है नरेगा वाली, उसमें 100 डे तक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी नई नई स्कीमें निकालेगी जो जैसे नरेगा टाइप में, तो आपको यहाँ पे जो देखेंगे तो क्रिएट हो जाएगा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम इम्प्रूव करें, प्रमोट करें, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को, एजुकेशन और हेल्थ को डेवलप करें टूरिज्म को, और गवर्नमेंट स्कीम, नई नई स्कीमें आएगी तो उसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। दो तीन क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन था हमारा कि कहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग किस में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा था हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी ज़्यादा मात्रा में हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप है हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने अच्छे से किए हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लें और लिखें नोटबुक में, और उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है हमारे वो हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर के बारे में और भी होंगे, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी होगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 2 या 3 या 4 मार्क्स का कि आप ये डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो मैंने ये सारा उसी तरीके से तैयार किया है। देखो, आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की, साथ साथ दोनों की। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी यहाँ पे जो हमें एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर मिलता रहता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमें जो है एम्प्लॉयमेंट है हमारा इरेगुलर होता है। ठीक है, कैसे कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा और बाद में निकाल दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमें परमानेंट क्या मिल जाएगी, जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर रोजगार मिलता रहेगा। लेकिन इसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमें इरेगुलर, यानी
कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, दूसरा है इसका डिफरेंस, दिस सेक्टर हैज़ टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ए गवर्नमेंट। ये ऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं वो रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, किसके? गवर्नमेंट के, उसी के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है इनके रूल तो होते हैं लेकिन ये गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए उनको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो डिफरेंस आ गए, पहला है रेगुलर का, रेगुलर वर्क मिलता है इसमें, इसमें इरेगुलर वर्क मिलता है। दूसरा इसके अंदर है ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, रूल रेगुलेशन होते हैं उनके फॉलो करते हैं, लेकिन इनके रूल तो होते हैं लेकिन गवर्नमेंट के रूल नहीं होते हैं, इनके खुद के रूल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है देयर आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर रहे हैं तो ये रजिस्टर्ड भी होंगे गवर्नमेंट से, लेकिन ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करें सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसमें? इसमें एम्प्लॉयमेंट की क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिलती है कि आपको एक बार रोजगार मिल गया, आपको बिना किसी यानी ठोस कारण के आपको वहां से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे आपको कोई फिक्स नहीं है, आपने अगले जो ओनर है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको रखा जाए या नहीं रखा जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें गेट पेड ड्यूरिंग द हॉलीडे एंड लीव्स। अगर आप इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो और आपने छुट्टी कर ली है या आपने कुछ टाइम के लिए आपने हॉलीडे ली है तो उसमें आपके कोई भी पेमेंट नहीं कट जाएगा, उसमें आपको पेमेंट रेगुलर मिलता रहेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अगर आपको हॉलीडे और लीव्स के लिए जो छुट्टियां आपने की है उसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, मोर वर्क एंड पेड ओवर टाइम, इसके अंदर आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें ना काम भी कम होता है और उसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, अपने काम को, अपने जॉब को छोड़ने की हमेशा, पीपल आस्क टू लीव देयर जॉब, यानी अपना जॉब को छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको काम कम मिलता है और मजदूरी भी कम मिलती है। अदर बेनिफिट और लाइक ए मेडिकल ETC, मेडिकल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर के जैसे और भी फैसिलिटी इसमें मिलती है, लेकिन इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अदर बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप अच्छे से इन दोनों को समझ गए होंगे कि इसमें रेगुलर पेमेंट है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है लेकिन इसमें इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फिर हम बात करें इसमें रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें रूल रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। उसके बाद हम बात करें रजिस्टर्ड, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, ये रजिस्टर्ड नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट की क्या मिलेगी? सिक्योरिटी कि आपको निकाला नहीं जा सकता बिना किसी ठोस कारण के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई फिक्स नहीं है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ओवर टाइम छुट्टियों के लिए वगैरह के लिए भी आपको पेमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। फिर आप अगर ज़्यादा काम करते हो या जहाँ पे वर्क भी ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप काम कम मिलता है और यहाँ पे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इस जॉब को जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। अदर बेनिफिट लाइक ए मेडिकल, और मेडिकल फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी भी इसमें मिलती है लेकिन इसमें अदर कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब जब सबसे कमज़ोर इन दोनों सेक्टर में सबसे कमज़ोर कौन सा हो गया? अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज के अंदर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज को हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है किसी प्रकार का, अब जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर लेबरर है, शॉपकीपर है, डेली वेजेस वर्कर है, कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है और भी बहुत सारे टेलर हैं, तो इनके साथ जो क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इनके साथ सही नहीं मतलब ठीक ढंग से पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि कम देता है पेमेंट, कोई ज़्यादा देता है, तो इसके लिए कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो प्रोटेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं उसका भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा, मजदूरी फिक्स कर दी जाए, सेट ए मिनिमम वेजेज, यानी इससे कम मजदूरी अगर आपको मिल रही है तो उसको आपको काम मतलब वो आपके लिए क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको कम वेजेस नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कम से कम मिनिमम वेजेस आपको डिसाइड करनी है। सेट ऑफ वर्किंग आवर्स, अब जितने काम उसके लिए फिक्स है कि इतने घंटे काम किया जाएगा और उसके बाद में अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो ओवर टाइम रूल लागू होने चाहिए उस पर। ठीक है, तो इस तरीके के रूल एंड रेगुलेशन उसको बनाने होंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ए लो कॉस्ट इंटरेस्ट लोन, और उसको जब आर्थिक रूप से जब मदद की जरूरत होती है तो उसको कम इंटरेस्ट रेट में उसको क्या मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए, लोन मिल जाए। तो ऐसे में भी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या कर सकते हैं,
सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, और उसके बाद हम बात करें इम्प्लीमेशन ऑफ ए स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट मेजर्स, ठीक है। अब इन सब को जांच पड़ताल की भाई सेट मिनिमम वेजेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है लोगों को, ओवर टाइम वर्किंग हार्स ठीक ढंग से चल रहे हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर कितने ओवर टाइम कर रहा है तो उसके रूल के हिसाब से उसको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट कम इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सबको जांच पड़ताल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। अगर उनको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको पेनल्टी या अपनी कैसे भी करके उसको मतलब दबाया जा सकता है। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ भी होना चाहिए फॉर द लिफ्ट ऑफ देयर प्रेजेंट लिविंग कंडीशन। अगर कोई भी वर्कर अगर कहीं भी काम कर रहा है तो उसका मतलब है कि हमें उसका मुख्य कारण होता है कि हमें उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना। अगर हम उसके लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो फिर वहाँ पे वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, और प्रोटेक्ट तो हो ही नहीं रहा, वो तो डाउन ही डाउन जा रहा है। फिर उसके हम बात करें टेक एक्शन अगेंस्ट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेट, और अगर उसके साथ किसी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव होता है तो उसके विरुद्ध में भी हमें क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम किस तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं व्यक्ति उनको हम प्रोटेक्ट करें। तो उसका मुख्य 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला है सेट मिनिमम वेजेस, उनके वर्किंग हार्स वगैरह ये ओवर टाइम के रूल वगैरह हमें डिसाइड करने होंगे। फिर कम इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिलना चाहिए। उसके बाद में हमें स्ट्रिक्ट इन सबको फॉलो करवाने के लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट लॉ बनाने होंगे। उसके बाद में हमें उसके जीवन स्तर को बढ़ाना होगा, और उसके साथ साथ हमें सोशल डिस्क्रिमिनेट किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, सामाजिक भेदभाव, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमारे यहाँ पे दोनों टॉपिक है। पहला क्वेश्चन इसमें भी क्वेश्चन आता है, मैं सीधा ये इसी तरीके से तैयार किया है टॉपिक कि आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। और आप किस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप इंप्रूव कर सकते हो, इसमें भी आगे भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सेट मिनिमम वेजेस इतनी है अभी इंडिया में, ये और कुछ जो भी लिखना है तो आप उसमें और एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ को। लेकिन मुख्य जो पॉइंट है आपके वो ये हैं कि आपकी कम से कम इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस चैप्टर के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक है कि ओनरशिप के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर इकोनॉमिक सेक्टर को कितने पार्टों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसमें 2 पार्ट होते हैं, पहला है पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर जिसमें क्या होता है कि इसमें ओनर सेक्टर विच इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, यानी ऐसा जो भी है गवर्नमेंट के द्वारा, ओनर भी कौन है, गवर्नमेंट है, और ऑपरेट भी किसके द्वारा होती है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। और दूसरा हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि ये इसमें ओनर और ऑपरेट है वो किसके द्वारा होती है, या तो किसी इंडिविजुअल प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, या कंपनी के द्वारा, या किसी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ये क्या होती है, ऑपरेटेड होती है। तो सेक्टर ऑफ इन टर्म ऑफ ओनरशिप के आधार पर 2 पार्ट हो गए, पब्लिक और प्राइवेट, जिसके बारे में इसमें ओनर होता है कौन, गवर्नमेंट, इसमें कौन होता है, प्राइवेट या कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी, ठीक है। लेकिन इसमें ऑपरेट किसके द्वारा होती है, गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें ये ऑपरेट किसके द्वारा होती है, खुद व्यक्ति के। इसमें व्यक्ति क्या चाहते हैं, इसमें लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं किस चीज़ का, पब्लिक वेलफेयर का। किसका ध्यान रखते हैं, पब्लिक वेलफेयर का। ये जो पब्लिक सेक्टर हैं वो जितने भी इसमें कंपनी वगैरह जो होती है वो हमेशा क्या काम करती है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ पे मुख्य उद्देश्य होता है अर्न प्रॉफिट कमाना, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और अब इसमें हम तो बात करें तो जैसे राम एंड कंपनी, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से था, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक था पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब हमारा ये जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नए क्लास में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।